हेलो स्टूडेंट्स, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन एनसीईआरटी 9.4 में क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी रिकॉर्ड किया था मैंने, बट कुछ टेक्निकल इशू हो गया, आ नहीं पाया, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पीछे से सभी बच्चों को पता है हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये जो बैंक वाले क्वेश्चन थे ना, उसी के सिमिलर ये क्वेश्चन है। ये एक टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए हम इसे पहले कर रहे हैं, पीछे से चल रहे हैं एक्सरसाइज में। ठीक है, हमने 22 किया, 21 किया, 20th क्वेश्चन किया, अब 19th क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड। ओके, किसी स्फेरिकल बलून को ऐसा फूंक लगा के आप फुला रहे हो। जब फुलाओगे तो खुद समझो आप, इसका वॉल्यूम समय के साथ साथ क्या करेगा? चेंज होगा। यानी कि ध्यान दीजिए, मैंने कुछ बोला, इसका वॉल्यूम समय के साथ चेंज करेगा, और लिखा भी हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून। ये बीच में इसको छोड़ दो, यहाँ से पढ़ो, चेंजेस एट कॉन्स्टेंट रेट। चेंजेस एट कॉन्स्टेंट रेट यानी कि अगर मैं बलून का वॉल्यूम v मान लूँ और बलून का रेडियस r मान लूँ, वहाँ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो किसी टाइम t पे, किसी इंस्टेंट t पे बलून का वॉल्यूम v और रेडियस r मान लूँ, और ध्यान रहे यहाँ पे v और r दोनों ही टाइम के फंक्शन है। सही बात है भाई, आप बलून को जब ऐसा फुलाओगे, ठीक है, तो वॉल्यूम जो होगा वो भी समय के साथ बढ़ेगा और रेडियस तो बढ़ेगा ही। दोबारा बड़ा होगा ना, तो सेंटर से रेडियस का लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि रेडियस भी टाइम का फंक्शन है और वॉल्यूम भी टाइम का फंक्शन है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो वॉल्यूम का चेंज है, पढ़ो, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, वहाँ से पढ़ो, अंडरलाइन यहाँ से, चेंजेस एट कॉन्स्टेंट रेट। यानी कि जो dv/dt है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम जो समय के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका चेंज क्या है? कांस्टेंट है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि dv/dt इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट k। और ध्यान रहे k यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। v क्या है यहाँ? फंक्शन ऑफ टाइम है। इसी तरीके से r भी क्या है यहाँ? फंक्शन ऑफ टाइम है। समय के साथ साथ r चेंज होगा, समय के साथ साथ वॉल्यूम चेंज होगा, और k एक प्रकार का कांस्टेंट है। ठीक है, क्या k आर्बिट्री कांस्टेंट है? नहीं भाई, आर्बिट्री कांस्टेंट तो तब मिलेगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करके लेके कर्व का जनरल सॉल्यूशन लाओगे, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा, है ना। तो ये कांस्टेंट है बस जनरली। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3, जैसे बैंक वाले क्वेश्चन में 3 केस मिलते थे, वैसे ही आपको केस मिल गए। देखिए, इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स। इनिशियली का मतलब केस 1, जब टाइम 0 है तो रेडियस कितना रखना है? 3। एंड आफ्टर 3 सेकेंड, यानी कि जब 3 सेकेंड हो जाते हैं तो रेडियस कितना रखना है? 6। अब थर्ड केस में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड्स। यानी कि अब बलून का रेडियस निकालना है कब? टाइम t इज टू t सेकेंड पे। वैसे तो इनको क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर 10 सेकेंड, ऐसे करके, बट इन्होंने इस बार कोई नंबर नहीं दिया है, इन्होंने t सेकेंड के बाद ही पूछ लिया है। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन आप देखोगे उस जनरल सॉल्यूशन में आपको दो चीज़ें परेशान करेंगी, एक तो कांस्टेंट k और दूसरा आर्बिट्री कांस्टेंट c। ये दो चीज़ें, यदि इन दो चीज़ों की वैल्यू आ जाए, किसकी? आर्बिट्री कांस्टेंट c की और कांस्टेंट k की, तब आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जो इक्वेशन रेडियस और टाइम के बीच में रिलेशन बताएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? टाइम की वैल्यू रखेंगे तो रेडियस आ जाएगा, और यदि रेडियस की वैल्यू रखेंगे तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम जो भी एक कर्व की इक्वेशन बना के लेके आएंगे ना, उस कर्व की इक्वेशन में दो चीज़ें आपको परेशान करेंगी, एक तो कांस्टेंट k और एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। यदि इन्हीं दोनों को हम गायब कर लेते हैं, ठीक है, इन्हीं दोनों की वैल्यू निकाल के यदि हम उस कर्व में पुट कर दें तो हमारी बात बन जाएगी। और देखिए, आपको k की वैल्यू निकालनी है और आपको कैपिटल C की वैल्यू, यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट C की वैल्यू निकालनी है। तो आपको दो कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि दो अननोन की वैल्यू निकालनी है, ऐसे कह सकते हो। तो आपको दो इन्फॉर्मेशन भी दी है, यहाँ देखिए जरा, इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, इसका इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम तो आर्बिट्री कांस्टेंट C निकालेंगे, और नीचे वाली इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके C तो पहले निकल जाएगा तो हम k निकालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा, d/dt ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? सभी बच्चों को याद होगा, क्लास 9-10 का क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 πr³। तो यहाँ पर हमने रखा 4/3 πr³, ठीक है, और नीचे dt है। यानी कि आप अब ध्यान से देखिए, ये d/dt ऑफ 10, यानी कि इस पूरे को हमको डेरिवेटिव निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में, टाइम t के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से चेक करिए। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, 4/3 पाई तो कांस्टेंट आ गया, और यहाँ आ गया d/dt ऑफ r³ का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखिए,
स्टूडेंट्स यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताऊँ। अगर डी बाई डी आर ऑफ आर क्यूब होता, अगर ऐसा होता, ठीक है ना, नीचे अगर आर होता है, यानी कि आर क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर आप आर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते तब तो आंसर आ जाता कितना, 3r²। ये तो सबको आता है, 3 आगे आ जाएगा, आर की पावर में 1 माइनस कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ dt हो जाएगा ना, तो पहले आप पूरे का करोगे तो 3r² आएगा, और फिर आप r का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इनटू में d बाई डी टी ऑफ r भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3r² इंटू डी बाई डी टी ऑफ r, यानी कि dr बाई डी टी हो जाएगा। तो ये d बाई डी टी ऑफ r क्यूब की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई, और d बाई डी टी ऑफ r क्यूब कितना है आपके पास, 3r² इंटू डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू k। ओके, k है राइट में, वैसे ही हम कॉपी कर देंगे। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और आगे आपके पास क्या, 4 पाई r² dr। अब देखिए स्टूडेंट, मैं एक काम कर रहा हूँ, dt को उधर भेज देता हूँ, k इंटू डी टी। ऐसा मैंने क्यों किया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, चेक करो। dr के साथ r² वाला टर्म है, और dt कोई टाइम t वाला टर्म तो कोई है ही नहीं, तो बेचारे dt को हमने अलग ही कर दिया क्रॉस करके, जैसे हम बोला था ना मैंने आपको कि dt को आप उधर भेज सकते हो, उधर भेज दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो एक इक्वेशन यहाँ पर अभी आई है आपके पास, ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे तो वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है r और t में, ओके, r और t में, जिसमें कि कांस्टेंट k है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, तो हमें एक कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी, एक जनरल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। आइए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखो लेफ्ट में इंटीग्रेट करोगे 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 4 पाई बाहर आ गया, अंदर बचा r² और dr इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड इंटीग्रेट करोगे, k कांस्टेंट है, मैंने पहले ही बोला था आपको, k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा अंदर dt, ठीक है। अब 4 पाई, और देखिए r² का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पता है, पावर में एक ऐड कर देंगे, जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि r³/3, और उस 3 को हमने यहाँ भेज दिया 4 के नीचे, ठीक है। और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, तो उसको अभी हम नहीं लिख रहे हैं, बाद में एक साथ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ भी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, दोनों को मिला के एक साथ c लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू k ऐसे ही रहेगा, और d एक बार बताओ ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास k इंटू टी, और यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों में कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट c आ गया, जिसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहो तो बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इससे क्या फ़ायदा है, 3 से लेफ्ट में किया और 3 से राइट में किया, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 4 पाई r³ इज इक्वल्स टू 3 इन द ब्रैकेट kt प्लस c, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक कर्व का इक्वेशन आया है, यानी कि जो इसको मैं अगर 1 बोलूँ, तो जो इक्वेशन 1 से जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई गई थी उसका ये जनरल सॉल्यूशन है, इक्वेशन 2 क्या है, उसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस जनरल सॉल्यूशन में r और t में रिलेशन आ रहा है, यानी कि यदि हम टाइम की वैल्यू रखें तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू रखें तो टाइम आ जाएगा। लेकिन आपको परेशान कौन कर रहा है, k और c, तो बस अब k और c की वैल्यू निकालिए। पहला केस क्या कह रहा है, r t की वैल्यू 0 रख दो, तो t की वैल्यू 0 रखिए, और r की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए 3, और c की वैल्यू निकाल लीजिए। आइए देखते हैं क्या होता है, 4 पाई और r का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, c का क्यूब कितना होता है 27, तो 4 पाई इंटू 27 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 3 है, और ब्रैकेट में k इंटू टी, यानी कि k इंटू, और t की वैल्यू 0, k इंटू 0 0 ही आ जाएगा यहाँ, तो 0 प्लस c, और 0 प्लस c कितना हो जाएगा c, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3c। अब इस 3 को वापस आप इधर भेज सकते हो, इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, या फिर सीधे शब्दों में बोलते हैं ना यार, 3 1 3, 3 9 27, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 4 36 पाई आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू 36 पाई मिल चुकी है, ये आपकी आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू को ले जाके हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। चलो इतना कॉपी कर लो, इतना कॉपी कर लो, कर लिया। चलो तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 पाई r³ इज इक्वल्स टू 3 kt प्लस c की जगह
36 पाई। अब लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई लेट अस से। अब देखो ये जो इक्वेशन बनी है इसमें r और t के बीच में रिलेशन तो आ रहा है, लेकिन k आपको फिर से परेशान कर रहा है। तो k निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केस 2 का यूज़ करेंगे। टाइम t इज इक्वल्स टू 3 पे रेडियस कितना हो जाता है 6। तो इस इक्वेशन में हम पुटिंग t इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे और r इज इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको करिए, मैं इधर करता हूँ, मैं इधर रब कर देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए इस इक्वेशन में हमने क्या किया, 4 पाई r का क्यूब का मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है 6 × 36 इंटू 6 216। तो 4 पाई इंटू 216 इज इक्वल्स टू 3। इसको भी मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। 4 पाई यहाँ पे 6 का क्यूब 216 इज इक्वल्स टू 3 इन द ब्रैकेट के, तो हमको निकालना ही है और t का वैल्यू कितना डालना है हमको 3। तो यहाँ 3 डालोगे तो 3 इंटू के 3k हो जाएगा, ये हो गया 3k और प्लस 36 पाई ये हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो यदि हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें और इधर हम मल्टीप्लाई भी कर दें, क्योंकि एक पाई का टर्म आएगा उसको हम इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं फटाफट। आप खुद से करिए मल्टीप्लाई, ठीक है। मैं तो सुबह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एग्जॉस्ट हो जाता है, मैं कर ले रहा हूँ कैलकुलेटर से, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। 864 पाई आ गया, ये मल्टीप्लाई करने पर इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9k प्लस 36 इंटू 3 108 पाई 108 पाई। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम 108 पाई को यदि इधर ले जाएं तो 864 पाई माइनस 108 पाई इज इक्वल्स टू 9k। अब देखो ये इसके पास भी पाई है, इसके पास भी पाई है, ये लाइक टर्म्स है तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 864 में से 108 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 माइनस 8 6 होता है, और यहाँ बचा 5 माइनस 0 5 और 8 माइनस 1 7। तो यहाँ से आ गया आपके पास 756 पाई और 9 आ जाएगा नीचे तो डिवाइड लगा देगा इज इक्वल्स टू k। ठीक है, तो ये आई थिंक 9 से जाना तो चाहिए, देखते हैं। 9 1 ज़ा 9 और 9 8 ज़ा 72, 3 इसके पास जाएगा 9 4 ज़ा, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 84 पाई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको k भी मिल गया। जब आपको k मिल गया तो आप एक काम करिए, उठा के जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें पुट कर दीजिए। तो पुटिंग k इज इक्वल्स टू 84 पाई इन इक्वेशन नंबर 3। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से आई थी 2 से, और 2 में हम c पहले ही रख चुके हैं, अब हम k रख देंगे तो t और r में रिलेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इन द ब्रैकेट k का वैल्यू क्या डालोगे 84 पाई और t तो है, t को t रहने देंगे प्लस 36 पाई, ये हो गया। ठीक है, अब जो बोला जा रहा है वो हम कर लेते हैं। क्या हमसे बोला जा रहा है, हमसे बोला जाता है कि अच्छा स्टूडेंट, उससे पहले हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि मेरे को r क्यूब का वैल्यू निकालना है ना। तो देखो इधर 4 पाई है ना, तो अगर राइट हैंड साइड में भी 4 पाई हम अंदर से कॉमन ले लें, देखो 3 तो है उसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अंदर से 4 पाई कॉमन ले लो। 4 पाई यदि कॉमन ले लोगे, देखो पाई तो चला गया यहाँ से बाहर और 4 भी कॉमन लिया, तो 4 कॉमन लेने की वजह से ये 84 कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा 21t प्लस यहाँ से 4 पाई चला गया तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 9। ओके, फिर से चेक कर लो, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 और पाई तो बाहर चला गया, और यहाँ से 4 पाई कॉमन लोगे तो 9 बचेगा, तो पाई चला गया और 9 चला गया। वापस यार 4 पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर लो ना, तो इतना ही आ जाएगा ना, चेक कर लो। अब देखो 4 पाई इधर भी है इधर भी है, ये बच्चे पूछेंगे कैसे कैंसिल कर दिया, अरे भाई ये 4 पाई r क्यूब में मल्टीप्लाई उधर भेजोगे डिवाइड हो जाएगा ना, नीचे आके तो काट देगा। अब ये ऐसा कुछ आ गया, तो r क्यूब इज इक्वल्स टू 3 को अंदर भेज दो, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 63t प्लस 3 9 ज़ा 27। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये एक इक्वेशन आपको पर्टिकुलर इक्वेशन मिली है, यानी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, क्यों पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका r और t में देखिए रिलेशन आ रहा है और कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आ रहा है।
यानी कि यदि आप टी की वैल्यू रखते जाओगे तो आपको आर की वैल्यू मिलती जाएगी, या आप आर की वैल्यू रखते जाओगे तो आपको टी की वैल्यू मिलती जाएगी। यानी कि ये पता चल जाएगा किसी इंस्टेंट पे रेडियस कितना है, या रेडियस जब कुछ है तो इंस्टेंट यानी कि वो टाइम कितना है। बट थर्ड केस में हमको क्या बोल रहा है, एट टाइम टी इज इक्वल्स टू, इसको फोर्थ इक्वेशन बना दो। अब देखिए टाइम टी इज इक्वल्स टू, वैसे तो इनको 10, 3, 4 ऐसा कुछ सेकंड देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया। एग्जाम में आपको टाइम का वैल्यू भी दे सकता है, इन्होंने टाइम की वैल्यू टी ही दे दी है। चेक करो, कह रहा है कि रेडियस क्या होगी बलून की आफ्टर टाइम टी, तो टाइम टी इज इक्वल्स टू टी इसमें पुट करूँगा और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू टी की जगह मैं टी ही पुट करूँगा प्लस 27। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये आर क्यूब यहाँ से जब क्यूब हटाओगे ना तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। ये तो समझ में आता है कैसे। अगर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू मान लो मेरे पास है m, ठीक है, तो यहाँ से जब मैं क्यूब हटाऊंगा तो m की पावर यहाँ 1 था, तो m की पावर 1 अपॉन में ये चला जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक, तो इस ब्रैकेट के ऊपर पहले 1 था, कुछ नहीं था, अब यहाँ से क्यूब हटाया तो इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1/3। तो स्टूडेंट्स दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ योर रेडियस। नाउ आफ्टर टाइम t, नाउ आई विल चेक द आंसर। r इज इक्वल्स टू 63 प्लस 27 की होल पावर 1/3। ओके, कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करते हैं। 15 से लेके 18 तक अब हम कर लेंगे, ओके, क्योंकि सिमिलर टाइप के थोड़े क्वेश्चन हैं, कर्व वगैरह वाले क्वेश्चन हैं जैसे हमने एग्जांपल में किए थे। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इज इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू साइन x। देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई कर्व है जो कहाँ से पास होता है, 0,0 से पास होता है, तो उस कर्व की आपको इक्वेशन बतानी है। और इस फैमिली ऑफ कर्व्स को दिखाने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ये रही है आपके सामने। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें इस कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी, बट पहले कर्व की जनरल इक्वेशन मिलेगी जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट c होगा। ओके, फिर ये जो कंडीशन लिखी हुई है इन्होंने, क्या कि वो कर्व कहाँ से पास करता है, 0,0 से, यानी कि 0,0 से पास होने का मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 उसमें पुट करेंगे तो कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो y डैश का मतलब क्या होता है, dy/dx होता है, तो dy/dx इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू साइन x। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा x का फंक्शन है, तो इस dx को अगर आप इधर भेज दो तो आपके पास आ जाएगा dy इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू साइन x dx। ये हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट किया और इधर भी इंटीग्रेट किया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। पता है क्यों, अभी सुनो, देखो dy का इंटीग्रेशन तो y आ जाएगा, ठीक है, लेकिन e की पावर x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन आपने ज़रूर किया होगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल तो प्रोफेशनली इसको नहीं बोलते हैं इंटीग्रेशन में, ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ लगेगा, बट प्रोडक्ट रूल भी बोल के इसको पुकार सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए, ये रहा आपके पास दो फंक्शन है, e की पावर x इंटू साइन x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, बाय पार्ट्स से। बाय पार्ट्स में यहाँ आइलेट का रूल लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइलेट का रूल, आइलेट में मतलब आई का मतलब इनवर्स, जिनको नहीं पता देख लें, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। यही जो ई की पावर में एक्स नहीं लिखा रहता है, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो, यहाँ में से आपके पास कौन से फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है और ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब यहाँ पे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है कि एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल आता है बाद में। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक को मानोगे आप फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर एक्स को मानोगे आप सेकेंड फंक्शन। तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, सुन लीजिए स्टूडेंट्स जिनको कन्फ्यूज़न है। देखिए, अगर आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये बाय पार्ट्स हमको लगाना है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो आ जाए पूरा उसका इंटीग्रेशन करना है। इसलिए मैंने शुरू में बोला था होल इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ, होल इंटीग्रल ऑफ मतलब अंदर जो कुछ भी आएगा ना सॉल्व करके उसका इंटीग्रेशन करना है, तभी तो आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा और पीछे ऑपरेटर dx लगा है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाएंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको लगाने से पहले जो इक्वेशन 1 मैंने मानी है, ओके, इसको ऐसे ही रहने दो और लेट कर लो क्या, आई इज इक्वल्स टू
ये पूरा पोर्शन आई के इक्वलेंट मान लो, यानी कि ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसको आई के इक्वल ले लो, ठीक। और जब आई की वैल्यू आ जाए तो उठा के 1 में ले आके रख देना, ठीक है। यही पूरा आई की पहले वैल्यू निकालो, आई मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये रहा आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या रूल है बताइए, फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो अंदर आ जाए उसका फिर से इंटीग्रेशन, इसलिए डी एक्स और ये इंटीग्रल का साइन यहाँ लगा हुआ है। तो आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू, सभी को पता है ई, देखो ये जो पोर्शन है ये क्या कह रहा है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स ही होता है, सबको पता है, ठीक है। माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का फर्दर यहाँ पे इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स। अब ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप चाहो थोड़ा रीअरेंज कर सकते हो, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हो इसको वापस, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स आप इसको लिख सकते हो, माइनस इंटीग्रल ऑफ, और ध्यान से चेक करो यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। तो लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस ये वाला लगा दीजिए, ठीक। बट यहाँ ध्यान रहे ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन हम माना करेंगे। तो ये देखिए कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर एक्स हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो लगा दीजिए यहाँ फॉर्मूला माइनस ऑफ, और ध्यान दें एक बात मैं और आपको सचेत करना चाहता हूँ, देखिए बाहर ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना, लगा है ना, तो आप ना इसको एक बॉक्स में बंद करो पूरा, क्योंकि ये जो माइनस आएगा ना अंदर के आंसर यदि प्लस साइन में ऐसे आ रहे होंगे तो सभी प्लस को माइनस में कर देगा, सभी माइनस को ये प्लस में कर देगा, इसलिए जो कुछ भी रखिए वो बॉक्स में रख के तब सॉल्व करिए। तो इसको पूरा बॉक्स में रख के तब सॉल्व करूँगा मैं। तो फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन करने आ रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये रहा सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट इसमें आपको शायद होना नहीं चाहिए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, अब जो भी होगा पूरा अंदर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मैं जानबूझ के बोलता हूँ, बाद में फीलिंग आता है कि जो भी अंदर है उसका बाद में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ये हो गया आपका क्या कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट के अंदर देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन और ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, पता है ना, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ माइनस साइन एक्स आ जाएगा इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आ जाएगा, ये आ गया, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ पे देखो बाहर माइनस है और ये अंदर जो साइन आपका नेगेटिव आया था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है ना यार, कुछ नहीं है, बाहर माइनस का मतलब है बाहर -1 है और -1 अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। या अंदर आप सोच लो -1 है, उस -1 को बाहर लेके आओगे, अरे ये कोई नई चीज़ नहीं है यार, ये देखो ना, ये इंटीग्रल ऑफ इतना है और इसके आगे माइनस है, तो ये और ये माइनस मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। ऐसा हो गया, तो इतना पहले कॉपी करो, इतना कर लो, कॉपी कर लिया। अब ध्यान से चेक करो, i इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास क्या, e की पावर x इंटू साइन एक्स, और यहाँ लगा है माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस के साइन से जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे आप ध्यान दीजिएगा, देखो एक तो ये फर्स्ट टर्म तो ये है आपका जो कि क्या है cos x इंटू ई की पावर x, जिसको आप e की पावर x इंटू cos x भी बोल सकते हो। इसके आगे अभी साइन कैसा है यहाँ प्लस, तो जब माइनस अंदर आएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, तो माइनस ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। और ये माइनस जब यहाँ जाएगा इस प्लस को भी ये क्या कर देगा माइनस, तो माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स
dx, इंटीग्रेशन किसका, e की पावर x sin x का, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपने शुरू में क्या अज्यूम किया था, ये जो आपने अज्यूम किया था, देखिए लेट e की पावर x इंटू साइन एक्स, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx, यानी कि ये पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, i, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू साइन एक्स dx की जगह i लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx की जगह i लिख दोगे, यहाँ से हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e की पावर x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ आ जाएगा माइनस आई, इसकी जगह आई लिख दिया और माइनस तो ऐसे। अब ये माइनस आई को इधर लेके आओगे तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा इधर, 2i, ये आई और वो इधर आई आएगा तो 2i इज इक्वल्स टू ई की, और यहाँ से ये बचेगा ना इतना, इसमें से e की पावर x कॉमन ले लो तो e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और 2 को इधर डिवाइड मार दो ले जाके नीचे, तो ये 2 इधर डिवाइड हो गया, तो अब आपकी i की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना नोट करिए। तो i की वैल्यू आई है e की पावर x इन द ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 2। करिए, इतना कॉपी करिए, तो मैं इधर रब करूँ, कर लीजिए, कर लिया। चलो अब हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बना के रखी थी ना, हम वापस उसमें लौटते हैं। चलिए, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने बना के रखी थी, इसमें हम वापस आएँ यदि, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, रुको भी करते हैं एक सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू, ये पूरा क्या था, i था, अरे यही पूरा i था ना, और i की वैल्यू अभी भी कितनी आई है आपकी, इसको इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई तो y हो जाएगा इज इक्वल्स टू, और i की वैल्यू आई है आपकी कितनी, e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान दें स्टूडेंट, इधर इंटीग्रेशन किया है y आया, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी तो आया होगा, और इधर का इंटीग्रेशन किया इतना आया, एक आर्बिट्री एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया होगा, दोनों मिलके एक आर्बिट्री कांस्टेंट c बना देंगे, जिसको मैंने राइट में यहाँ पर लिख दिया। तो नाउ दिस इज, इसको कुछ नाम देना चाहो तो इक्वेशन 2 दे दो, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ये कर्व की सॉल्यूशन, कर्व की इक्वेशन आ गई, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये रही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दी थी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। अब हमको क्या करना है, हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया था, दी गई कंडीशन है कि ये जो कर्व है ना, ये कहाँ से होकर पास होता है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 से, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 0 पुट करो। देखो y चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 रखो इज इक्वल्स टू x की भी वैल्यू 0, तो e की पावर 0 और यहाँ हो जाएगा साइन x की जगह 0 माइनस कॉस 0 अपॉन में 2 और प्लस c। ठीक है, तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, 0 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास क्या, e की पावर 0 1 होता है, और साइन 0 0 होता है, सबको पता है, माइनस कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, सबको पता होना चाहिए, अपॉन में 2 प्लस c। अब हम यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस c, और 0 -1 तो ये -1 अपॉन 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो +1 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट आपका 1/2 आ गया, और आर्बिट्री कांस्टेंट यदि आपका 1/2 आ गया तो उठा के ले जाके वापस आप इस जनरल सॉल्यूशन में रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब इस जनरल सॉल्यूशन में हम c की वैल्यू यदि रख देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू e की पावर x इन द ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस c की वैल्यू हमने हाफ रख दी, बस यही आपका आंसर है, क्या टेंशन है। मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड कर दो, लो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 2 से किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू, ये 2 अंदर जाएगा ना, जब इस पूरे में करेगा तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये बचेगा, यानी कि e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, और ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और पीछे कितना आ जाएगा 1, और 1 को चाहो तो आप इधर भेज दो, जगह 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू e की पावर x इन द ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट मी चेक द आंसर, यही आ रहा है 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर solution of the curve. Yeah, this is the equation of the curve, the curve whose differential equation is this, and the curve which is passing through 0, 0। कर लीजिए स्टूडेंट्स।
बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फैमिली ऑफ कर्व को दिखा रही है, तो वो फैमिली ऑफ कर्व कौन सा कर्व है ये बताओ पहले तो, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकालो, और जब निकाल लो तो एक पर्टिकुलर कर्व बताओ जो 1, -1 से आता है। यानी कि पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो जिसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट c होगा, और ये दी गई कंडीशन के हिसाब से c की वैल्यू निकाल के वापस उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दोगे तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि एक पर्टिकुलर कर्व मिलेगा जो 1, -1 से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन हमने लिखा, ठीक है, ये है x इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। ओके, अब एक काम करते हैं, डिवाइडिंग बाय वाई प्लस 2 बोथ साइड। तो y प्लस 2 से हमने इधर भी डिवाइड लगाया राइट में भी, और y प्लस 2 से हमने इधर भी डिवाइड लगाया। ऐसा करने से ये कैंसिल हो जाएगा इधर, और यहाँ अब आप एक काम और कर लो, चलो लगे हाथ, x से भी डिवाइड मार दो बोथ साइड। ठीक है, तो इधर भी x से डिवाइड लगाया, इधर भी x से डिवाइड लगाया, तो ये x से x को कैंसिल कर देगा, आपके पास आ जाएगा y अपॉन y प्लस 2, और साथ में आ गया डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा आपके पास x प्लस 2 अपॉन x, और इस dx को उधर भेज दो, लो वेरिएबल सेपरेबल हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेट हम बोथ साइड करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ क्या किया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, बट अब ध्यान दें आप, ये आपको परेशान करेगा इंटीग्रेशन करने में। ठीक है, ये आराम से हो जाएगा, ये आराम से कैसे होगा, देखिए ये तो आराम से इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। पता है कैसे स्प्लिट करोगे, जैसे कि 4 + 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, 4/2 + 3/2, ये 2 को स्प्लिट कर दिया, दोनों को दे दिया, ये दोनों का एलसीएम लोगे तो वापस इतना ही आ जाएगा ना, 2 ऊपर 4 + 3 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से x + 2/x में x को स्प्लिट कर दो, यानी कि x/x, x के नीचे भी x दो, बीच में प्लस लगाओ, और 2 के नीचे भी x को दो। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपके सामने यहीं पर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ 1 बच गया। ठीक है, अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और 1/x का log ऑफ mod ऑफ x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम इंटीग्रेशन करने में। तो हम एक काम करते हैं, पता है क्या, जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन किया होगा उन्हें पता है, बाकी मैं बता देता हूँ। क्या करोगे आप, इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे 2 से 2 कट जाएगा, वापस y आ जाएगा, तो यहाँ y में हमने 2 ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से भाई आपका काम बन जाएगा। कैसे बनेगा, इस y + 2 को ब्रैकेट में डालो, और ये जो माइनस वाला साइन है यहाँ से स्प्लिट कर दो। कैसे स्प्लिट कर दोगे, y + 2 को इसको भी दो और उसको भी दो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ y + 2 अपॉन, इस पूरे को ऐसे ब्रैकेट में लिख लो यार। ठीक है ना, ये पूरा फंक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, y का फंक्शन है जो, तो y + 2 के नीचे y + 2 को दो, बीच में माइनस लगाए या माइनस लगा दो, 2 अपॉन y + 2 कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, और यहाँ कोई बच्चा पूछेगा ऐसे क्यों किया यार, y + 2 का एलसीएम ले लो भाई, y + 2 का एलसीएम y + 2 ही तो आएगा, तो वापस से उतना ही नहीं आ जाएगा ऊपर, y + 2 - 2 नहीं आ जाएगा। हाँ, तो इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, ठीक इसी वाले कॉन्सेप्ट से, जैसा हमने बताया था अभी आपको। ये y + 2 से y + 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचा 1 - 2 अपॉन y + 2, और ये हो गया आपके पास dy, और सामने जो बच रहा है उसको लिखते चलो। सामने बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2/x dx, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2/x dx। ठीक है, इसको करिए, इसको कॉपी कर लीजिए, भी मैं रब कर दूँगा इधर। थोड़ा सा मैं इधर तार फंस जाता है ना, थोड़ा सा दिक्कत करता है, इसलिए थोड़ा इधर आने में प्रॉब्लम होता है। चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन 1 का भी होगा और इस पूरे का भी। देखो 1 का इंटीग्रेशन, चलो मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 1, देखो आगे से इंटीग्रेशन का साइन और पीछे से dy आएगा। ठीक, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, आगे से इंटीग्रेशन का साइन आएगा, 2/y + 2 जो भी फंक्शन है उसको लिखेंगे, और पीछे से dy आएगा इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से 1 का इंटीग्रेशन बीच में प्लस लगा देंगे, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2/x dx। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का तो कोई मतलब नहीं, 1 लिखो चाहे ना लिखो, 1 लिखो चाहे ना लिखो। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y माइनस। अब देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज होने की क्या बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं आपको अलग से करके दिखा दूँ। देखो पहले तो 2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर ले लो, और यहाँ हो जाएगा 1/,
y+2। अब देखो 1/y+2 का इंटीग्रेशन क्या करोगे, y+2 को t मान लो y+2 को t मान लो, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा क्या dy, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dy, 2 का क्या हो जाएगा 0 और dt, तो dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/y+2 की जगह 1/t हो जाएगा और dy की जगह dt। अब तो यहाँ dt और यहाँ t, तो 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा log ऑफ t हो जाएगा, यानी कि log ऑफ, और t क्या था आपका y+2। तो इस तरीके से सब्सटीट्यूशन से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओके, तो ये 2 आ गए और मैंने आपको करके दिखाया इंटीग्रेशन ऑफ 1/y+2 कितना आया, आ गया आपका log ऑफ y+2। ओके, तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे मॉड क्यों नहीं लगाया, कोई परेशानी नहीं है यार, ये अंदर जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं है, लॉग लगाओ चाहे ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे पॉजिटिव होगी, अब देखो ये y जितना भी होगा ना, 2 तो प्लस का है ना, तो 2y चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर y माइनस का होगा तो 2 से छोटा ही होगा और ओवरऑल वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगी, इसलिए हमने यहाँ मॉड नहीं लगाया, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का लिया जाता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ ऐसा आ गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, x हो जाएगा प्लस, अच्छा जिन स्टूडेंट्स ने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है पीछे तो उनको पता होगा 1/y+2 का सीधे हम log ऑफ y+2 लिख सकते हैं ना, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है यार, 2 को बाहर ले लो और अंदर 1/x बचेगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर से वही बात, x पॉजिटिव होगा इसलिए हमने मॉड नहीं लगाया। अब देखो इधर भी एक कांस्टेंट आया होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उधर भी, दोनों मिलके एक आर्बिट्री कांस्टेंट c को जन्म देंगे। ठीक है, दोनों ने मिलकर आर्बिट्री कांस्टेंट c बना लिया। अब देखिए बच्चों, मैं ना आपको क्या सजेस्ट करूँगा, लॉग वाले एक तरफ ले लो, बाकी सबको एक तरफ ले लो, उससे फ़ायदा है। देखो क्या फ़ायदा है बताता हूँ, y इधर ही रहने दो, इस x को पकड़ के इधर ले आओ तो -x हो जाएगा, और c को भी पकड़ के लेफ्ट में ले आओ तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू राइट में आपके पास क्या बचा है 2 log x, इसको ऐसे ही रहने दो, और ध्यान से चेक करो ये जो पूरी क्वांटिटी है ना, इसको जब राइट में ले जाओगे तो यहाँ माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, यानी कि +2 log y+2 ये हो गया। ओके, अब ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये लैपटॉप तो नहीं आ रहा बीच में, चलिए ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ लॉग का, वैसे तो बच्चों को आप लोग को पता ही हो, स्मार्ट हो। ठीक है, log m की पावर n अगर हो, log m की पावर n, तो ये n आगे आ जाता है, n log m हम इसको लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ से यहाँ जा सकते हो, तो यहाँ से भी तो आ सकते हो, यानी कि n अगर आगे है तो उसको m की पावर में भेज सकते हो। तो चेक करो, 2 यहाँ आगे तो उसको x की पावर में भेज दोगे, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास log x² प्लस, इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपके पास log y+2 का, ये जो भी log के साथ है ये 2 उसकी पावर में चला आएगा, यानी कि log y+2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आप सभी बच्चों को शायद पता होगा, y - x - c। अब ध्यान से चेक करो, ये log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n क्या होता है, ये होता है log m इंटू n। तो x² m जैसा बिहेव करेगा और y+2 का होल स्क्वायर n जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log m, यानी कि x² इंटू n, या देखिए y+2 का होल स्क्वायर, ये हो गया log m इंटू n हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब और सामने क्या है, सामने आपका y - x - c। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन आपको मिला, एक जनरल सॉल्यूशन दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि एक पर्टिकुलर कर्व को दिखा रहा होगा एक ही टाइम में। ठीक है, जब c की कोई वैल्यू मिल जाए, और c की वैल्यू मिलने के लिए हमको इन्होंने कंडीशन दी, x = 1 पुट करो और y = -1 पुट करो, देखते हैं क्या होता है। इसको कुछ नाम दे दो यार, 1 ही बना दें क्या, अभी तक कोई इक्वेशन बनाई तो है नहीं, चलो 1 बना देते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है y की जगह कितना पुट करोगे, -1, x की जगह 1, माइनस तो पहले से, और x की जगह 1 और -c =
लॉग ऑफ, ध्यान दें एक्स या 1 रखोगे ना तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ब्रैकेट में y प्लस 2, वाई प्लस 2 का मतलब ध्यान दो y की वैल्यू कितनी -1, यानी कि -1 प्लस 2 कितना होता है, -1 प्लस 2 भैया, -1 प्लस 2 1 ही तो होता है, तो अंदर आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि 1 इंटू 1 1। और पहले से क्लास करते बच्चे आप चले आ रहे हो, आपको पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हो जाएगा 0, -1 -2 माइनस सी इज इक्वल्स टू आ गया 0, सी को उधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि -2 इज इक्वल्स टू सी, यानी कि सी इज इक्वल्स टू -2। ओके स्टूडेंट्स, तो आर्बिट्री कांस्टेंट सी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, -2 आई है। अब आपको पर्टिकुलर कर्व चाहिए, जो पर्टिकुलर कर्व कहाँ से होके जा रहा था, 1, -1 से, तो वो पर्टिकुलर कर्व बस अब आपको मिलने वाला है। जो इक्वेशन 1 है इसमें आप ले जाइए y माइनस एक्स माइनस और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। ध्यान से c की वैल्यू -2 है, तो जब यहाँ पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, चेक कर लीजिए एनसीईआरटी में भी यही आ रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर कर्व विच इज पासिंग थ्रू 1, -1 एंड whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। कर लीजिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको पढ़ लोगे आ जाएगा। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। ओके, देखिए कोई कर्व होगा, हमें इस कर्व के बारे में नहीं पता है, बट ये पास कहाँ से हो रहा है, 0, -2 से ये पास हो रहा है, ठीक है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट, इस पर कोई जनरल पॉइंट है, कोई जनरल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, इस पर कोई जनरल पॉइंट है x, y, और इस जनरल पॉइंट x, y पे गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, ये x, y कर्व पे पड़ा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, यहाँ से पकड़ है इस क्वेश्चन की, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट, पहली बात तो स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, पहली बात तो आपको स्लोप निकालना है, किसका, टेंजेंट का, कहाँ पे, x, y पे, यानी कि x, y से एक टेंजेंट जा रही होगी। टेंजेंट क्या होता है, उसको टच करके जाती है ना, ठीक है ना। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बनाऊं तो 0, -2 ऐसे कहीं आएगा ना शायद, ये देखो ना, 0, -2, चलो पूरा ही बना देता हूँ। अब जब बोल दिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना दूँ फील कराने के लिए, तो भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देख लो, ठीक है। देखो ये 0 है और 0, -2 यहाँ आएगा कहीं, 0, -2, ओके। और कर्व यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, तो इस पे कोई जनरल पॉइंट क्या है, x, y है, तो x, y का जो x, y से होके जाने वाला जो टेंजेंट है, उसका जो स्लोप है, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये कल मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y इज व्हाट, dy by dx। dy by dx ही क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y। ये कोई जनरल पॉइंट है कर्व पे x, y, और ये रही आपकी टेंजेंट, और इस टेंजेंट का हमको इस पॉइंट पे स्लोप पता है कितना है, dy by dx। लेकिन आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट का जो स्लोप है, यानी कि जो dy by dx है, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट का मतलब क्या है भैया, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट का मतलब है dy by dx, ठीक है। तो इस dy by dx का आपको प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, पढ़िए ना, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ना, उसको प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ प्रोडक्ट लेना है, पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से टेंजेंट जा रही ना, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है और जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उनका प्रोडक्ट लेना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट से ये टेंजेंट जा रहा है, उस टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, उसका प्रोडक्ट लेना है, किसके साथ, y कोऑर्डिनेट के साथ, पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के साथ। और पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना दिया है, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो y ही दिया है, यानी कि dy by dx इंटू y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से पढ़िए, इज इक्वल्स टू द x कोऑर्डिनेट,
इज इक्वल्स टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसके इक्वल है कौन? स्लोप का, सॉरी टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट किसके साथ? वाई कोऑर्डिनेट के साथ। टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट वाई कोऑर्डिनेट के साथ किसके इक्वल है? एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको आप थोड़ा सुधार के लिख लो। y को पीछे मल्टीप्लाई करो, चाहे आगे बात से थोड़ा फील आएगा, आगे मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। बस अब कुछ नहीं करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दीजिए। इससे ईजी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, बस लैंग्वेज इतना कॉम्प्लिकेटेड था इसका। dx को उधर भेज दीजिए, तो y इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लेफ्ट में भी इंटीग्रेट करो, राइट में भी। लेफ्ट में इंटीग्रेट करोगे y का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा जिसको हम बाद में उधर एडजस्ट कर लेंगे, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो स्टूडेंट्स लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू रखेंगे। ये कर्व पास कहाँ से हो रहा है चेक करो, 0,-2 से भी पास हो रहा है, देखो यहाँ से। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 रखिए तो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0, 0.2 0, तो यहाँ तो हो जाएगा 0 आपके पास, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी पुट करनी, ओहो सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये x है और ये y, यानी कि x की वैल्यू 0, y की -2, ठीक है। तो y की वैल्यू -2 रखो, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4.2 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी रखनी 0, 0 का स्क्वायर 0, 0.2 0 और c प्लस 0 c, तो 2 अंदर 2, 2 टू द 4, तो c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स कितनी 2 आ गई, ओके। तो c की वैल्यू 2 आ गई, उठा के 1 में रख दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c की वैल्यू कितनी है 2 है, ओके। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ध्यान से चेक करो, उसको ब्रैकेट में चिपकाओ, 2 से राइट में मल्टीप्लाई करो और 2 से लेफ्ट में, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो ये 2 जब अंदर जाएगा ना तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के, जब यार 2 को यहाँ लेके आओगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2 2 ज़ा 4। अब ये एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओ और चाहे ना आओ ऐसे ही छोड़ दो, एनसीईआरटी में ऐसा आंसर दे, तो मैं इसको लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इज द रिक्वायर्ड equation of the particular curve which is passing through 0,-2 and whose differential equation is this। कर लीजिए, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है at any point x, y of a curve, ओके कोई बात नहीं, चलो एक कर्व बना लेते हैं, ठीक। इस कर्व पे कोई पॉइंट x, y है, ठीक है। तो at any point x, y of a curve the slope of the tangent, यानी कि यहाँ हमको एक क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो यहाँ एक x, y पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और इस टेंजेंट का जो स्लोप है, सुनो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स है ना, इस टेंजेंट का जो स्लोप है dy बाई डी एक्स, यही जो dy बाई डी एक्स है ना, यही क्या है स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, कहाँ एट द पॉइंट x, y, ओके। तो क्या कह रहा है कि एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज, slope of the tangent at x, y is equals to twice का मतलब 2 times, is twice, यानी कि slope of the tangent at the point x, y is equals to the 2 times of something, 2 times of what, 2 times of the slope, ध्यान से समझो जरा, 2 times of the slope of the line segment joining the point of the contact to the point this, मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो 2 टाइम्स है, किसके, उस लाइन सेगमेंट के स्लोप के 2 टाइम्स है, जो लाइन सेगमेंट किससे मिलके बना होता है, एक तो -4, -3 से और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मींस व्हाट x, y, समझिए जरा बात को, x, y और दूसरा पॉइंट है, मैं ना ब्लू पेन से कर रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ये x, y जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको हम ज्वाइन करें किससे, अगर -4, 3 से, देखिए -4, फील भी आना चाहिए, तो उसके लिए मैं कैसे बनाऊँ, चलो ऐसे बना देता हूँ, ये
यहाँ है माइनस, यहाँ कहीं है, आप मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ बस समझाने के लिए। ये -4 -3 है, समझो। ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ना नया लाइन सेगमेंट, इसी लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है वो। पढ़ो जरा क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो यार, रुको, यहाँ से पढ़ो। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4 3, यानी कि आपको एक लाइन सेगमेंट पहले तो बनाना है जो किसको किसको ज्वाइन कर रहा हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x, y तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसका, जो पुरानी वाली टेंजेंट थी जो ब्लैक कलर से बनाया है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा। अरे यार सुनो, ये कर्व है, ठीक, ये पुरानी वाली टेंजेंट है, ठीक है, और ये नई वाली लाइन है, न्यू लाइन सेगमेंट है, ये न्यू लाइन सेगमेंट है जो किसको किसको मिलाने से बनती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहाँ पर पुरानी वाली टेंजेंट कर्व को टच कर रही थी, वो वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो नया लाइन सेगमेंट ब्लू कलर से बनता है ये -4 -3 और x, y यानी कि पुराने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को जोड़ने से बनता है। अब समझो, ये जो लाइन सेगमेंट आपके पास नया है, तो यही जो न्यू लाइन सेगमेंट है ना, इसका स्लोप आपको यहाँ भरना है भाई, स्लोप ऑफ न्यू लाइन सेगमेंट। बस इसका लैंग्वेज कठिन है और इसमें कुछ है नहीं। अब आप क्वेश्चन पढ़ो और आंसर मिला लो। पढ़ो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कर्व ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ, तो ये कर्व ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ व्हाट, ट्वाइस द स्लोप ऑफ द, किसका स्लोप लेना है, उस लाइन सेगमेंट का स्लोप लेना है, ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x, y एंड पॉइंट -4 -3। तो सुनो, अब इसका मैं आपको फील कराऊँ, फील इस तरीके से होगा, समझिए जरा बात को, समझिए जरा बात को। ये देखिए, ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, और ये रही x एक्सिस, ठीक, और ये रही आपकी लाइन सेगमेंट। फील कराने के लिए एक ऐसा डायग्राम बनाना, ये रही लाइन सेगमेंट जो कि किसको ज्वाइन करने से बनती है, x, y और कहीं पर -4 -3 इसको ज्वाइन करने से बनती। तो टेंजेंट का जो स्लोप है ना, वो लाइन सेगमेंट के स्लोप का 2 टाइम्स है। यानी कि टेंजेंट यदि, ये रफ डायग्राम है, दिल पे मत लेना, ठीक है, लाइन सेगमेंट का x एक्सिस से झुकाव, स्लोप का मतलब क्या होता है, झुकाव, लाइन सेगमेंट का x एक्सिस से झुकाव यदि थीटा है ना, तो टेंजेंट का झुकाव कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ थीटा। यही बात यहाँ पर बोली जा रही है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये रहा, और ये 2 टाइम्स है किसके, स्लोप ऑफ द न्यू लाइन सेगमेंट के, ठीक है। बहरहाल इसका कुछ लेना देना आपको यहाँ पर है नहीं, तो ये बस मैंने आपको फील कराया था। अच्छा, अब एक बात बताओ, टेंजेंट का तो स्लोप आपको पता है dy/dx, क्या न्यू लाइन सेगमेंट का आप स्लोप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब आप स्लोप ऑफ द न्यू लाइन सेगमेंट निकालोगे भाई, तभी तो यहाँ फिल करोगे, तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो स्लोप कैसे निकलता है, देखिए 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट की हेल्प से स्लोप निकालना आता है बच्चों। बिल्कुल आता है। कैसे, अगर मैं इसको मान लूँ x1, y1, और इसको मान लूँ, अगर मैं दूसरा जो पॉइंट है इसको मान लूँ x2, y2, तो हमने स्लोप का फॉर्मूला, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के स्लोप का फॉर्मूला हमने क्लास 11th में पढ़ा था। क्या कहता था, कहता था स्लोप पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो कर दीजिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे इसको x2 y2, उसको x1, अरे यार किसी को भी ले लो, आंसर आ जाएगा, टेंशन ना लो। मैंने इसलिए इसको x2 y2 लिया है कि y2 माइनस जब y1 करो तो माइनस साइन चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ अब हमारा निकलने आ रहा है स्लोप ऑफ न्यू लाइन सेगमेंट। आइए मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर, स्लोप ऑफ न्यू लाइन सेगमेंट, और आप यहाँ लिखेंगे विच इज पासिंग थ्रू -4, विच इज पासिंग थ्रू -4 -3 एंड x, y। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखोगे। ये स्लोप हम कैसे देंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की जगह क्या रखोगे, y माइनस y1 की जगह -3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y2 - y1 माइनस माइनस प्लस अपॉन x2 - x1, यानी कि x -4 तो प्लस हो जाएगा। ये आ गया स्लोप। बस अब ये जो कंडीशन दी थी यहाँ फिल कर दो। क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि dy/dx इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स स्लोप ऑफ द न्यू लाइन सेगमेंट विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड -4, -3। तो ये वाला यहाँ फिल कर देंगे, y + 3 अपॉन x + 4। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा लेंगे और इसको हम
सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले इतना स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, वहाँ आप सब समझ लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं उसको हटा दूँगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ब्रैकेट ऊपर लगाओ नीचे लगाओ, इस dx को इधर भेज दो और y+3 को नीचे भेज दो, तो हो जाएगा dy/y+3 इज इक्वल्स टू 2, और इधर आ गया dx और 1/x+4 ऐसा कुछ आपके पास बच जाएगा, या 2/x+4 dx इधर y+3 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बस अब इसका तो आता है सबको करना, अब ये भी किया था ना सब्स्टिट्यूशन करवा के, तो 1/y+3 का क्या हो जाएगा log ऑफ y+3 इज इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है, और 1/x+4 का क्या हो जाएगा log ऑफ x+4, और यहाँ का इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलके एक आर्बिट्री कांस्टेंट c बना देगा। ठीक है, अब मैंने आपको सजेस्ट भी किया था जब आपको log दिखे। अच्छा, एक चीज़ और सजेस्ट करता हूँ इस क्वेश्चन में, स्टूडेंट सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ आंसर लॉग में आ रहा है, यहाँ लॉग में आ रहा है, तो जो कांस्टेंट आए ना, जब ऐसी स्थिति हो कि इधर भी लॉग हो इधर भी लॉग हो, देखो अगर यहाँ कोई मान लो, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ अगर y+x होता पुराने क्वेश्चन की तरह, तब तो c को इधर ले आते, लॉग को एक तरफ कर देते। लेकिन अगर आपको सिर्फ लॉग इधर भी मिले साथ में एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिले, तो पता है क्या किया करो, इस आर्बिट्री कांस्टेंट को आप c मत लिखा करो, इस आर्बिट्री कांस्टेंट को आप c मत लिखा करो, इसको आप log c लिखा करो। अब बोलेंगे ये क्या बात हो गई भाई, सुनो बात तो हो गई। देखो ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना भाई, ये किसी नंबर, मान लो ये आर्बिट्री कांस्टेंट स्मॉल c था, मान लो ये स्मॉल c था, इसको हमने log ऑफ कैपिटल C लिख दिया। ये जो स्मॉल c है ये किसी कैपिटल C का ही तो log होगा। हम सोच सकते हैं ना कि ये जो c आया है ये किसी c का log, ये जो c आया है ये किसी नंबर का ही log लेके तो आया होगा। तो सपोज वो नंबर क्या है, कैपिटल C है, तो इसकी जगह हम log C लिखा करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से ये फ़ायदा है कि सब तरफ log का बन गया और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो ये हो जाएगा log y+3 इज इक्वल्स टू, अब 2 को यहाँ ऊपर भेज सकते हो पिछले क्वेश्चन की तरह, तो log ऑफ x+4 का होल स्क्वायर और प्लस log c। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए, पहले कर लिया। चलो अब इसको लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो जाएगा log y+3 माइनस log x+4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log c। ओके, नाउ log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m/n इज इक्वल्स टू log c। ओके, ऐसा हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन दी होंगी और उस कंडीशन को हम यहाँ पुट करते हैं। ओके, तो कंडीशन क्या दी है कि कर्व कहाँ से पास करता है, -2, 1 से, यानी कि x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू हमको 1 पुट कर देना है यहाँ पर। आइए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, उससे पहले मैं तो ये बोलूँगा ना कि मैं तो ये बोलूँगा कि इसको ना आप e की पावर में भेज दीजिए, तब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि e पावर में भेज दोगे तो log हट जाएगा। ठीक है, या रहने देते हैं। चलो मैंने ना यहाँ से स्टूडेंट्स रब कर दिया है, बट आप अगर ध्यान दें तो यही आपका सॉल्यूशन था। इसको 1 मान लो यार, इसी को लफड़ा मत कर दो। ठीक है, इसको 1 मान लो। जब ये log x+4 का होल स्क्वायर इधर था ना यार, इसको देखो, इससे पहला लफ्ज़ क्या था, log y+3 इज इक्वल्स टू, ये उधर था, तो log x+4 का होल स्क्वायर का ये 2 वापस आगे आ जाएगा। ध्यान रहे, इसको तो बेवजह हमने रब कर दिया, ये इसको मान लो 1। यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। इसी में हमको आर्बिट्री कांस्टेंट log c की वैल्यू डालनी है, तो ये जो इक्वेशन आई है ना सॉल्व करके, इसमें x का वैल्यू -2 रखो और y कितना रखो, 1। तो y की जगह 1 रखोगे, 1 + 3 4 अपॉन x की वैल्यू कितनी रखनी है, -2।
-2 + 4 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू log c। ओके, तो ये हो गया। अब 4 से 4 कट गया और यहाँ आ गया log 1 इज इक्वल्स टू log c। अगर आप चाहो क्या, log 1 की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो log c कितना आ गया आपका 0। ओके, तो log c 0 आ गया। उठा के ले आके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा वो आएगा log y + 3 इज इक्वल्स टू 2 log x + 4, और ये log c का वैल्यू कितना होगा 0, तो उसको मैंने लिखा नहीं। दिस इज़ योर आंसर स्टूडेंट्स। लेट मी चेक इट कि यही आ रहा है एनसीईआरटी में। हाँ, यही आ रहा है, ठीक है ना। बस अब क्या किया है इन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ, समझिए ना। एक चीज़ और बता दूँ, ये 2 को वापस ऊपर भेजोगे, देखो यहाँ कर देता हूँ, log y + 3 इज इक्वल्स टू log x + 4 की पावर 2। अब सुनो स्टूडेंट, कभी भी ऐसा दिखे ना log a इज इक्वल्स टू log b, तो log से log हटा दिया करो, जो बच जाए उसको इक्वल कर दो, ठीक। तो ये देखिए, अब ये log इधर दिख रहा है, इसको हटा दो, इसको एंटी log लेना बोलते हैं, ठीक है। log से log ऐसा हटा दो, काटना नहीं है, बस छुपा लो, और अगले स्टेप में सीधे y + 3 इज इक्वल्स टू x + 4 की पावर 2, यही आपका आंसर है। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहीं पे log से log हटा देते हैं। यहाँ क्यों हटाओगे, log के आगे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, पहले इसको पावर में भेजो, फिर log से log हटाओ, y + 3 इज इक्वल्स टू x + 4 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।